नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्रैवल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज मैं सिवनी जिले में हूं और सिवनी जिले में इसलिए हूं क्योंकि अभी धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने एक आदिवासी जन जागृति सम्मेलन में किया था कुछ समय पहले। और उसमें वहां पर एक महिला है कमला मरावी, उन्होंने जो उनसे सवाल किए, उसके सवाल के जवाब में बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जो उन्होंने जवाब दिया, उस जवाब को लेकर आदिवासी समाज काफी नाराज है। और नाराजगी इस तरीके की है कि अब पूरे देश में इसको लेकर इसका विरोध हो रहा है और आदिवासी समाज आक्रोशित है। सिवनी जिले में अभी 2 तारीख को यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था। इसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अब यहाँ पे पार्टी का हम थोड़ा सा पॉलिटिकल इसको नहीं कर रहे, लेकिन सवाल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का इसलिए करेंगे क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जो है बागेश्वर धाम की, उन्होंने गोंडवाना पार्टी को ही टारगेट किया था। उस बात को लेकर पार्टी भी काफी नाराज है कि बेवजह मतलब गोंडवाना पार्टी को कुछ ऐसी चीजें बोली गई है कि उस पर हम अभी सवाल करेंगे। कि हमारे साथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता राधेश्याम काकोड़िया जी हैं। राधेश्याम काकोड़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंगेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, सेवामान। लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। बिल्कुल, क्या करें मंगेश भाई, क्या है, अभी पूरे देश प्रदेश का दौरा चल रहा है और इसके साथ साथ में देश के आदिम जनजाति जो देश के मालिक हैं, जो भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लगातार हर फैसले में बता रही है, उसके साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो उन अन्याय अत्याचारों से निपटने के लिए, उस अन्याय अत्याचारों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो है पूंजीपतियों और भ्रष्ट राजनेताओं से भी लगातार भिड़ रहा हूँ, इसीलिए जो है आपको ज्यादा समय नहीं देता। अब लेकिन आप धीरेन्द्र शास्त्री धर्मगुरु से भिड़ रहे हैं। नहीं, मैं देखिए, भिड़ना, जो भारत देश के जो मालिक हैं, देश के जो आदिम जनजाति हैं, जो ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वो किसी से भिड़ते नहीं है। वो जंगलों में, गुफाओं में, मैदानों में सुकून से रहते हैं, अपने जल जंगल जमीन को बचाते हैं और स्वस्थ हवा, स्वच्छ पानी को जो है और स्वस्थ हवा को ग्रहण करते हैं। अगर उसी आदिवासी को कोई छेड़े, हाँ, उसको जब छेड़ता है ना, तब राधेश्याम काकोड़िया नाराज होता है, तब राधेश्याम काकोड़िया मैदान में। तो इस बार मतलब राधेश्याम काकोड़िया जी धीरेन्द्र शास्त्री से का मतलब लड़ाई वैसी नहीं है, ये वाक युद्ध है नहीं, ये वैचारिक वाली लड़ाई है। और धर्म संस्कृति के बारे में जो उन्होंने कहा है उसको लेके, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जैसा कहा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को बाहरी ताकतें सपोर्ट कर रही हैं, वो बाहरी ताकतें कौन सी हैं? देखिए मंगेश भाई, जो बाहरी ताकतें हैं, सबसे पहले क्या है, हम जब किसी भी विषय में चर्चा करते हैं तो उस विषय के पीछे और उस विषय के आगे का उद्देश्य क्या होता है और उस विषय के पीछे के देखने का नजरिया क्या होता है। मैं पूरी पृष्ठ कहानी को, पृष्ठभूमि को आपको इजीली समझा देता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, अभी उनकी उम्र कितनी है? 30 साल, अंडर 13 होंगे, अंडर 13, 36 समथिंग 30 है ना। और उनके बहुत सारे आप प्रोग्राम देखिए, उन प्रोग्रामों में धीरेन्द्र शास्त्री के शब्द किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके शब्दों का उपयोग देखिए। और इतने जल्दी इतना पॉपुलर होना मैंने तो नहीं देखा है अभी तक। तो भाई उनमें क्वालिटी है, हुनर है ना। आप बोलते हैं क्वालिटी है, हुनर है, और जब हम हकीकत में जमीनी स्तर पे जब उतरते हैं तो क्वालिटी और हुनर नहीं दिखती। यहाँ पे दिखती है विदेशियों की ताकत, पूंजीपतियों की ताकत। आज धीरेन्द्र शास्त्री को जो है जेट सिक्योरिटी दी गई है। आप ये बताइए, जो एक धर्म गुरु है, जो धर्म क्या बोलता है, हिंदू धर्म क्या बोलता है, शरीर नश्वर है और इसके अंदर जो आत्मा है वो ना मरती है, ना जलती है, ना कुछ भीगती है, ना कुछ नहीं होती है, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कुछ नहीं होगा। तो फिर जो है, जो धर्म गुरु है, धर्म गुरु को सिक्योरिटी की किस चीज की आवश्यकता है भाई? वो तो सभी जनता के लिए एक समान है ना। धर्म गुरु मतलब, जैसे आपने सुना होगा, गौतम बुद्ध के विषय में पढ़ा होगा, पढ़े ना। तो गौतम बुद्ध कभी सिक्योरिटी रखे क्या? वो तो जहां उनको पत्थर मारा जाता था तो वहां पे भी वो चले जाते थे, उनकी राहों में कांटे डाल दिए तो कांटों में भी चढ़ के जो है वो जाकर जो है सत्य की बात करते थे।
है ना, उनका त्रिपीठक ज्ञान था। मैं यहाँ पे इसीलिए इन बातों को बोल रहा हूँ मंगेश भाई, क्योंकि ज्ञान जो होता है ना वो उम्र नहीं देखता है। ठीक है, सही है, धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूद, ज्ञान उम्र नहीं देखता है, लेकिन जो ज्ञान होता है ना वो सबके लिए एक समान दृष्टिकोण लेके आता है। सबके लिए प्रेम, करुणा, भावना, दया, है ना, और खास करके इस प्रकृति के प्रति बड़ी करुणा, भावना, दया होती है। आज ये बताइए, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, मध्य प्रदेश के आप जो है सिंगरौली में चले जाइए, पूरे आदिवासियों की जल जंगल जमीन को, आदिवासियों की छोड़ दो, इस प्रकृति को, मैं अभी गया था छत्तीसगढ़, शायद आपको जानकारी लगी होगी, कहाँ गया था मैं, हसदेव के जंगल, जहां पे 2.5 लाख पेड़ों के काटने की तैयारी चल रही है, तो 20,000 पेड़ काट चुके हैं। क्या वहां पे धीरेन्द्र शास्त्री का धार्मिक ज्ञान नहीं उफनता? क्या वहां पे धीरेन्द्र शास्त्री को जो है धर्म गुरु होने का आभास नहीं होता क्या? अब दूसरा चीज, सिंगरौली में जमीनों को खोदकर कोयला निकाला जा रहा है। अभी वर्तमान में लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूं मैं, जिस उमरिया से मैं मानपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और जिस मुद्दे को लेकर लड़ा था, एक तो टाइगर कंजर्वेशन, दूसरा जो है बांध निर्माण, और तीसरा जो है कोयला का उत्खनन, ये 3 मेरे मेजर मुद्दे थे और इन पे जो है लगातार प्रहार हो रहा था। अभी उसी उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जहां पे प्रकृति बसती है, जहां पे लोगों को स्वस्थ हवा मिलती है, उस जंगल के 500 गांव को उजाड़ने का, विस्थापन करने का प्लान आया। क्या धीरेन्द्र शास्त्री इस विषय में कभी बोले? फिर इसके साथ में 114 गांव को विस्थापित करने का आया। जिस मां नर्मदा का आज सारे देशवासियों को भी इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आज जो है 4 तारीख है और नर्मदा जयंती उन लोग मनाते हैं, जितने भी हिंदू भाई हैं सभी को जो है नर्मदा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे जो कोयतुड़ जन हैं, गोंडियन समुदाय हैं, दाई नरगोदा दाई का कोई जन्म सुनिश्चित नहीं है। जब से ये धरती बनी है तब से नरगोदा दाई जो है सारे संसार को चला रही है। जीव की उत्पत्ति का जो है हमारे गोंडियन संस्कृति में नरमादा दाई बोलते हैं। नरमादा बोलते अपभ्रंश में नर्मदा हो गया है, लेकिन एक्चुअली उसका नाम है नर और मादा। ये अमरकोट की कहानी है, जहां पे प्रथम दाऊदाई मतलब जहां से जीव की उत्पत्ति हुई है। बहुत सारी कहानियां हैं, वो अपन शास्त्रों में जाएंगे तब हम शास्त्रार्थ भी कर लेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे इस देश और विश्व के जो भी मठाधीश हो, उससे शास्त्रार्थ करने के लिए राधे श्याम ककुड़िया तैयार है। आप आइए, बैठिए, शास्त्रार्थ करिए, हम बताएंगे कोयतुड़ जन की संस्कृति, प्राकृतिक संस्कृति, जल जंगल जमीन को हम कैसे संरक्षित करते हैं। आप बताइए अपने धर्मों को आप किस तरह से आगे लेके जा रहे हैं, उन पे बंधुत्व, भाईचारा, प्रेम, करुणा और इस प्रकृति को संरक्षित करने का क्या आपके पास में रहस्य तो हो जाएगा। दो बात, कोई बात नहीं है। अच्छा, ये जैसे कमला मरावी कह रही है वहाँ पर, हाँ, कि मतलब दादा मरकाम जिन्होंने गोंडवाना पार्टी और ये गोंडी संस्कृति उसको एक करने का काम किया है, जोड़ने का काम किया है, हाँ, उस पे भी वो सवाल उठा रही हैं कि उन्होंने मतलब जो पूजा पाठ जो चलता था पहले होता था उसको उलट पुलट कर दिया, अब गोंडी धर्म से पूजा होती है। तो इसको लेके आप गोंडवाना समाज किस नजरिए कैसे देखता है उन चीजों को? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं दादा हीरा सिंह मरकाम के विषय में उन्होंने छेड़ा है, क्योंकि मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सजग सिपाही हूँ, इसीलिए मेरी प्राथमिकता पहले बनती है कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जो पूरे गोंडवाना भूभाग, अब गोंडवाना शब्द एक जातिगत शब्द नहीं है, इसको एक जाति से राजनीतिककरण करते हुए जाति से जोड़ दिया। तो गोंडवाना शब्द जो है इस मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण अमेरिका तक के भूभाग को गोंडवाना बोलते हैं। और जिसको नहीं मालूम है, चाहे वो कमला मरावी हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, तमाम जो शंकराचार्य धार्मिक प्रचार करने वाले जो राजनेता भी हैं, वो गूगल में डालें और गोंडवाना लैंड लिखे तो उनको पता चल जाएगा कि इस पेंजिया दाई के 2 पार्ट थे, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड, है ना। तो इस गोंडवाना लैंड की बात होती है। दूसरी चीज बात होती है कि दादा हीरा सिंह मरकाम ने सब उलट पुलट कर दिया। देखिए, उलट पुलट उसको लगेगा जिसकी संस्कृति संस्कार हिंदू हो गई हो, जिसकी संस्कृति संस्कार विदेशी हो गई हो, है ना। क्योंकि ये मैं नहीं बोलता हूं, इस भारत देश के प्रथम जो प्रधानमंत्री हैं नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने अपनी पुस्तक पे लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे लिखा है कि जो हिंदू है
है ना, जो आर्य हैं, है ना, वो ईरान से आए हुए हैं। तो मैं नहीं बोलता हूं, बहुत सारे विद्वानों ने कहा है और उनकी लिखी हुई बातों को मैं बताने का प्रयास करता हूं और उनके तथ्यों को मैं रख रहा हूं यहाँ पे। ये मेरे तथ्य नहीं है। संस्कृति संस्कार की जब बात आती है तो यहाँ पे उलट पुलट कुछ नहीं हुआ है। जिसका रोजी रोटी जा रहा है, जिसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है ना, तो उनको चोट लगेगी। क्योंकि जब कमला मरावी का मैंने वीडियो सुना, उन्होंने बोला हमारे मंडला, हमारे सिवनी, हमारे डिंडोरी, खास ज्यादातर सिवनी में जो है गोंड आपस में बैठ के अपने पूजा पाठ कर लेते हैं। तो जो इतने सालों से जो पाखंड चला रहे थे, जो स्वर्ग और नर्क की बात कर रहे थे, जो क्या बोलते हैं आत्मा की बात कर रहे थे, आत्मा से परमात्मा की बात कर रहे थे, जो गृह प्रवेश में, जन्म में और विवाह में और मृत्यु में तरह तरह के जो है प्रलोभन देकर जो है आडंबर कर रहे थे, वो आडंबर बंद हो गया है। अब लोग वास्तव में अपनी स्थिति में आ गए हैं, है ना। तो ये काम दादा हीरा सिंह मरकाम अकेले का नहीं था। दादा हीरा सिंह मरकाम, मोती रामण कंगाली, सुरेंद्र सिंह ताराम, शीतल मरकाम, और इससे पहले भी आप जाएंगे तो ढोकल सिंह सांडिया जी, और पहले जाएंगे तो अपने कंगला माँ जी, और पहले जाएंगे तो बिरसा मुंडा, और पहले जाएंगे तो टंटिया मामा, और पहले जाएंगे तो शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, और इतिहास में जैसे घुसते घुसते जाएंगे तो आपको जाएंगे कहा, प्रथम शंभू से कोसोडुम में पहुंच जाएंगे, जो 50,000 साल पुरानी व्यवस्था है ना। अब जिनको अपने कमला मरावी को, जो मरावी वंश है, जिसका गोंडवाना का 52गढ़ 57 परगना पूरा नहीं, 52गढ़ 57 परगना में पूरा शासन रहा है, जिसकी वंश बेला जो है, और रानी दुर्गावती को सरकार जो है प्रपोजल कर रही है, तो रानी दुर्गावती भी मंडावी थी, और ये भी मंडावी तो जो अपने खुद के इतिहास को नहीं जानती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था ना, जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है वो समाज मुर्दे के समान है। वो समाज किसके समाज है? मुर्दे के समान। वो तो मर गए हैं ना, वो इतिहास भी नहीं जानता अपना, इतिहास भी नहीं जानता पन्ना बनाकर। अब जो इतिहास ही नहीं जान रहा है तो लड़ेगा कैसे? आज राधे श्याम का कोड़ी अपने समाज का इतिहास जान रहा है, इसीलिए लड़ रहा है धीरेन्द्र शास्त्री से, या तुम शास्त्रार्थ कर लो। तो ऐसा क्या धीरेन्द्र शास्त्री से करेंगे आप? धीरेन्द्र शास्त्री से नहीं, मैं इनके मठाधीश शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कर लूं। जो गोंडियन संस्कृति के विषय में जो बोलेगा उससे मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। आज बैठ जाओ, आप शास्त्रार्थ करते हैं, आत्मा परमात्मा की बात तुम करो, हम बात करते हैं हमारी संस्कृति संस्कार की, पुरखोनी व्यवस्था की। आज जिस गांव में ये धीरेन्द्र शास्त्री है ना, वहां की खेरोदाई, मेड़ोदाई, पनघट, पनिहारन दाई कितने वर्षों से स्थापित है, धीरेन्द्र शास्त्री से पूछ लो, निकाले पर्चा, बताए कि खेरोदाई इतने साल से स्थापित है, तो राधे श्याम ककोड़ी अपनी गर्दन काट के रख देगा धीरेन्द्र शास्त्री के उस पे। सत्य बोल रहा हूं मैं। यदि मेरी बात को यदि काटना हो तो धीरेन्द्र शास्त्री अपना पर्चा निकाले और बताए, मेरे को एग्जैक्ट डेट बताए कि जिस गांव में वो रह रहा है उस गांव की जो खेरो व्यवस्था है, जो खेरो कूट की व्यवस्था है, खेरोदाई, मेड़ोदाई, पनघट, पनिहारन दाई, ये कितने वर्षों से स्थापित है। तो फिर मैं उनके जो बोलेंगे वो बोलेंगे रामायण को पढ़ो, तो मैं 24 घंटे रामायण को पढ़ लूंगा। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी एक बात और कहते हैं कि ये सभी मतलब जो है, अब उसमें आदिवासी समाज सभी भगवान राम की वंशज है। देखिए, भगवान राम के वंशज हैं, ये वैज्ञानिक तर्क बता रहा हूं मैं। अभी डीएनए टेस्ट हुआ था, डीएनए टेस्ट में 2 डीएनए आए राखीगढ़ी के R1A1 और L3MN। तो R1A1 जो है ये विदेशियों का है, जिसको जो है आर्य बोला गया, जिसको जो है आर्यवत से आए हुए बोला, जो यहाँ इस देश में अपने आप को पंडित, ब्राह्मण, स्वर्ण जिसको बोलते हैं, ये उनका डीएनए, ये मैं नहीं, ये रिसर्च बता रहा है। और जो यहाँ के ST है, SC है, OBC है और माइनॉरिटी है ना, वो क्या है यहाँ के L3MN है। जो बहुसंख्यक है वो L3MN है। मतलब L3MN किसका बताया उन्होंने? ट्राइब्स का, आदिवासियों का, जो आदिवासियों का डीएनए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, फॉसिल्स बोल रहे हैं, है ना। लेकिन जो अंधभक्त बने हुए हैं, जो अपनी संस्कृति संस्कार को नहीं जान रहे हैं, वो अपने आप को हिंदू बोले, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो बोलते रहे। अभी मैं जो है देख रहा था तो हिंदू की रीति रिवाज, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। भारतीय संविधान को जानते हैं आप? ये भारतीय संविधान है ना, और इस भारतीय संविधान से पूरा देश चलता है।
मैं अकेला नहीं, पूरा देश इस भारतीय तो संविधान से राहुल चलता है। गांधी जैसे भी आप संविधान दिखा रहे हैं। मैं 24 घंटे संविधान को लेके चलता हूं, क्योंकि संविधान में जो है इस देश के नागरिकों के लिए नियम कानून बने हैं, जिसको भारत देश की सरकार, इस देश के क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसदों की जवाबदेही बनती है कि संविधान में जो मूल अधिकार है उन मूल अधिकारों को बताना। भाग 3 मूल अधिकार, ये मूल अधिकार इसको के दिखा विषय में दीजिए, नहीं तो कई बार आरोप लगता है कि कोरी किताब है, बाहर लिखा रहता है संविधान, ये बाकी कोरी किताब। तो ये देख लीजिएगा आप, ये भारतीय संविधान है। ये संविधान है। मैं भेज दूंगा बुक, जिसकी किसी को चाहिए होगी। तो इसका नॉर्मल मूल्य है, जिसपे आप गुटखा, दारू, सिगरेट, बीड़ी, चरस, गांजा पीते हैं या तमाम तरह के माले जपते हैं, चाहे वो आप जो है हनुमान चालीसा लेते हो या रामायण लेते हो या भागवत गीता लेते हो या पुराण लेते हो, अच्छी बात है, सब चीज लीजिए, लेकिन थोड़ा सा कुछ पैसा खर्चा करके भारतीय संविधान लीजिए, जिसके माध्यम से आपके बच्चे कलेक्टर, आपके बच्चे डॉक्टर, आपके बच्चे इंजीनियर, आपके बच्चे विधायक, आपके बच्चे सांसद, और आपके लिए जो नीतियां निर्धारित होती हैं, जो आप फ्री में 5 किलो राशन लेते हैं, जो आपको अभी जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार जितनी भी मातृशक्ति है उनको क्या लाडली बहना योजना में जो पैसा दे रहे हैं, जो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, तमाम तरह के जो भीख आप ले रहे हैं, वो इसी भारतीय संविधान में निहित है कि आपको क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए वो जो दे रहे हैं आप उसको ले लेते हैं, है ना। तो मैं सबको, पूरे देशवासियों को भारत संविधान की बात बोलता हूं, और भारत संविधान को पढ़ने के लिए मैं उनको क्या करता हूं, प्रेरित करता हूं कि आप संविधान पढ़ें, तब तो आप अपने हक अधिकारों को जानेंगे। उसी भारतीय संविधान में जो है ये 13(3) का दिया है। 13(3) का मैं पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि आज डीपली मैं बात करने वाला हूं मंगेश भाई से। बिल्कुल, आज हम बैठे हैं इसलिए। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां सभी पढ़िए। तीसरा चीज है, इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, मध्य प्रदेश विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्रों के विभिन्न विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, इसमें मध्यादेश लिख दिया, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा है। क्या है? रूढ़ी या, इस पे दिख रहा है ना मंगेश भाई, दिख रहा ना, रूढ़ी या प्रथा है। अब इसी में देखिए आप, ये अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी नियोजित को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। एक और बताता हूं मंगेश भाई, बहुत अच्छी चीज आपको बता रहा हूं। ये देखिए, स्वतंत्र अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम मतलब हमारे स्वतंत्र अधिकार है। क्या अधिकार है? वाक्य स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिनियम अधिकारों का संरक्षण। इस पे क्या बोल रहा? वाक स्वतंत्रता और अधिनियम स्वतंत्र। और ये देखिए, खंड एक क्या बोल रहा? उपखंड की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, है ना, विदेशी राज्यों के द्वारा मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय, अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंध, जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है। दिया है। अब एक और चीज बनाइए आप, छोटी सी चीज और बनाइए, जो मैं बोलने वाला हूं अभी। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा वीडियो सुनिए आप, हिंदुस्तान की बात कर रहा है। भारतीय संविधान नहीं पढ़ा है क्या उन्होंने? भारतीय संविधान में भारत लिखा हुआ है ना, भारत लिखा हुआ है। और उसका भाई, आप राज्य की बात कर सकते हो, आप हिंदुस्तान राज्य की बात मांग करो ना। बनाना होगा सांसद विधायकों को तो बना देंगे, इस पे लिखा है ना। ये देखिए, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेंगे, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं। आप नए राज्य बना लीजिए ना। ये देखिए, ये मैं बता दिया, नए राज्यों की मांग करिए ना।
हम इसीलिए तो राष्ट्र की गोंडवाना राष्ट्र की मांग नहीं करते ना, गोंडवाना राज्य की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम भारतीय संविधान का सम्मान कर रहे हैं। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकते हैं, किसी राज्य की सीमाओं के परिवर्तन कर सकते हैं, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्य के नाम में कर सकते हैं, राष्ट्र में नहीं कर सकते। लेकिन आप हिंदुस्तान राष्ट्र बोल के आप जो है भारत देश के संविधान और पूरे 140 करोड़ लोगों की जो आस्था इस संविधान में है, जिसके माध्यम से आईएएस ऑफिसर बनते, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति बैठता, जिसके माध्यम से राज्यपाल बैठता, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री बनता, जिसके माध्यम से विधायक सांसद बनते हैं, आप उनका उल्लंघन कर रहे हैं। और आदिवासियों की बात करते हैं, ये देखिए अनुच्छेद 330 अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण है। ये इसको नहीं जानते क्या? वो अनुच्छेद 342 के माध्यम से शामिल किया गया। किसपे? अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स शब्द को संविधान में अनुच्छेद 342 के माध्यम से शामिल किया गया है। इनकी संस्कृति संस्कार अलग है। ये देखिए अन्य पिछड़े वर्ग, इसमें अनुसूचित जनजाति शामिल है कि उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण होगा, लोकसभा की सीटों का आरक्षण होगा। ये देखिए 337 के तहत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 343 के तहत पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। यदि हमारे लिए कोई प्रावधान नहीं है, और एक और चीज आर्थिक, अनुच्छेद 275 यह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को विशेष निधि प्रदान करने का प्रावधान है। ये देखिए एक और चीज बनाइए, प्रकृति संसाधनों पर नियंत्रण खोना। भारत में जनजातियों के समक्ष विद्यमान समस्याएं हैं, ये प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण खो रही है, शिक्षा में कमी आ रही है? विस्थापन झेल रहे हैं। कितने मुद्दे बताऊं जिन मुद्दों को लेकर मैं जो है हम लोग जो है पूरा लगातार काम करें, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगातार काम कर रही है। स्वास्थ्य और पोषण की समस्याएं हैं, लैंगिक मुद्दे की समस्याएं हैं, अस्मिता का क्षरण हो रहा है। ये अस्मिता अस्तित्व की तो लड़ाई है। जो बागेश्वर धाम में जो सारा प्रपंच किया गया है, ये आदिवासियों के अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई है। अब कहां गए देश के विधायक, देश के सांसद? मैं पूछना चाहता हूं, कहां गए देश के विधायक, देश के सांसद जो इस आदिवासियों की संस्कृति संस्कार के माध्यम से आरक्षण लिया और विधायक और सांसद बने? तो क्या ये फग्गन सिंह कुलस्ते, जिस क्षेत्र में मैं सिवनी जिले में बैठा हूं, सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा है और लखनादौन विधानसभा है, मंडला विधानसभा है, बिछिया विधानसभा, निवास विधानसभा है, तुम्हारा डिंडोरी विधानसभा है, सहपुरा विधानसभा है, और यहां से चले जाओ गोटेगांव विधानसभा जो एससी के लिए आरक्षित है। गोटेगांव विधानसभा एससी के लिए आरक्षित है। तो ये जो आरक्षित अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा आरक्षित है, जिससे माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी जो है यहाँ पे विधायक सांसद बनते हैं और सांसद बन के जो है यहाँ पे मंडला क्षेत्र में और पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो है ये हिंदू रीति रिवाजों के कार्यक्रम कराते हैं। भाई आपको आरक्षण आदिवासियों की संस्कृति संस्कार को संरक्षित करने के लिए लोकसभा में भेजा गया है कि 13(3) का के अधिकार क्षेत्र में यदि कोई भी नियम कानून बनाए जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? स्वतः शून्य हो जाते हैं। ये मैं नहीं बोलता मंगेश भाई, संविधान बोल रहा, ये संविधान बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है संविधान? देखिए, इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होती है। यहाँ पे शून्य कर रहा है। ये देखिए, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, भारत के प्रारंभ से ठीक पहले, जब भारतीय संविधान नहीं बना था तो उससे ठीक पहले कि राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। तो असंगत क्या है अब बताइए ना। मैं तो आपको लेख के माध्यम से बता रहा हूं
इस संविधान में जो निहित है उसके माध्यम से बता रहा हूं, तो क्या मुझे कोई झुठला सकता है? इसीलिए राधेश्याम काकोड़िया से केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बैठे जो भ्रष्ट नेता है, जो भ्रष्ट मंत्री है, वो डरते हैं। अच्छा कि धीरेन्द्र शास्त्री ये भी कह रहे हैं कि अब मतलब जो गांव में रामायण पढ़ाई जाएगी, खासतौर पे आदिवासी जो बहुल क्षेत्र है वहां पर, तो इससे आदिवासी समाज और गोंडवाना सब पार्टी जो है इसको किस नजरिए से लेती है? देखिए, सबसे पहले तो क्या वो रामायण नहीं पाठ होगा, कथाएं होंगी? देखिए मंगेश भाई, रामायण करना, पाठ करना, भागवत गीता करना, सभी चीजें जो आप कर रहे हैं ना, तो ये आपकी उसके माध्यम से नहीं कर रहे हैं, ये भारतीय संविधान में दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में क्या दिया गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ठीक है, अब इसी में संविधान में कहां पे दिया गया है, और आदिवासियों के यहीं पे क्या कर दिया है? आप किसके बीच में कर सकते हो? मैं हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देशित है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, संविधान बोल रहा है। हिंदू धर्म से जो पोषित है, किस धर्म से? हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म से पोषित जो है, आप उसके बीच में करिए ना। तो धीरेन्द्र शास्त्री तो बोल रहे ना कि हिंदू है सभी, आदिवासी भी हिंदू हैं। अरे धीरेन्द्र शास्त्री के बोलने से क्या होता है? धीरेन्द्र शास्त्री का इस देश का मालिक है क्या? तो भाई है भाई, जो महापुरुषों ने, ये संविधान क्या है? ये संविधान हमारे महापुरुषों की कुर्बानियों का क्या है? दस्तावेज है। जो बाबा साहब अम्बेडकर है, टंट्या मामा है, बिरसा मुंडा है, शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह है, या सावित्रीबाई फूले है, या फिर क्या नाम है उनका, जयपाल सिंह मुंडा है ना, या अब्दुल जी है, ऐसे तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या बोलते हैं, भगत सिंह है, इन्होंने, गांधी जी हैं, इन्होंने जो भी, जिन्होंने भी इस संविधान को बनाने से पहले जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, चाहे सती प्रथा की बात करें, चाहे स्त्रियों को सम्मान देने की बात करें, महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात करें, इस देश में हमको किस तरह से जीना है उसकी बात करें, तो जो भी संविधान में निहित है वो उनके संघर्ष की कहानी, उनके आंदोलन की कहानी, उनके क्रांतियों की कहानी का पुलिंदा है ये संविधान। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के कहने से थोड़ा बात बनेगी। ऐसे लोगों को तो भारत देश से निकाल देना चाहिए। तो ऐसे लोगों को तो जो है राष्ट्रद्रोह लगाना चाहिए। तो अब वो राम कथा कराएंगे तो क्या रोकेंगे क्या फिर आप उनको? मैं क्यों रोकूंगा? आदिवासी समाज पर आदिवासी समाज क्यों रोकेगा, ये बताइए। तो फिर वो आदिवासी तो ये अभी आप बोल रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है, अरे वो घर पर मंगेश भाई आप एक चीज बताइए, यदि इस क्षेत्र में, भारत देश के किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे 5वीं और 6वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची के तहत स्वशासन है, वहां पे जो है टीएसी बनाना, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनाना है। ये तो यदि आदिवासियों के क्षेत्र में यदि रामायण हो रही है, भागवत हो रही है, गीता हो रही है, वहां मंदिर बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े धार्मिक संस्थान किए जा रहे हैं, इसके लिए रोकने के लिए हमने अपने क्या बोलते हैं राज्यपाल को भेजा है, हमने अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के माध्यम से राष्ट्रपति को बनाया है, हमने उसके आरक्षण के माध्यम से विधायक बनाया है, सांसद बनाया है, बहुत सारे ऐसे अनुसूचित जनजाति के डिपार्टमेंट हैं, पुलिस प्रशासन है। तो ये क्या कर रही है? ये क्यों कर रही है? यदि हमको ये करना है, मतलब हम आपस में लड़े, मरे, झगड़े और तुम जो है उसका फायदा उठाओ। तब तो आदिवासी की जनसंख्या कितनी, जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले और उससे और पहले चले जाओ तो जहां पे आदिवासियों की पूरी बहुलता थी, 100% था, उसको जो है उन्होंने टुकड़े टुकड़े में बांट के एसटी में बांट दिया, एससी में बांट दिया, ओबीसी में बांट दिया, माइनॉरिटी में बांट दिया, और बांटते बांटते जो है भारतीय संविधान के 342 में जो है 800 कुछ जातियों में बांट दिया, और ओबीसी को जो है कम से कम जो है 3,500 जातियों में बांट दिया, एससी को जो है 1800-1600 जातियों में बांट दिया। और किसमें बांटना चाहते हो आप? क्या ये विधायक सांसद जो चुन के गए हैं आरक्षण से, तो ये मात्र जो है रबड़ी खाने के लिए है, जो 275 की राशि को खाने के लिए है, ये भ्रष्टाचार करने के लिए, करप्शन करने के लिए विधायक सांसद बने हैं क्या? क्या इनकी जवाबदेही नहीं बनती संस्कृति संस्कार को संरक्षित करने के लिए, उनकी रूढ़ी प्रथा को संरक्षित करने के लिए? इसीलिए जो है 18 अप्रैल 2013 वेदांता जजमेंट में बोला है,
ना लोकसभा ना विधानसभा, देख लीजिए, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो और फिर इसके बाद और देख लीजिए, 11 जुलाई 1997 समता जजमेंट बोला है, 5वीं और 6वीं अनुसूची क्षेत्र में केंद्र सरकार व राज्य सरकार का 1 इंच भी जमीन नहीं है। ठीक है। 21 नवंबर 2003 अमरेंद्र प्रताप सिंह बनाम तेज बहादुर प्रजापति सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या बोल रहा है, आदिवासियों की जमीनों गैर आदिवासियों के लिए हस्तांतरित हो ही नहीं सकती। 28 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जगपाल सिंह बनाम अन्य बनाम पंजाब राज्य, भारत में ग्राम समुदाय को विरासत में मिली समान प्रति जमीन ग्राम सभा के अंतर्गत आती है। 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैलाश बनाम अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये क्या बोल रहा है, भारत के 8% आदिवासी इंडिजिनियस पीपल मूल बीज मूल मालिक है एवं 92% अप्रवासी इमिग्रेटेड पीपल विदेशी व आक्रमणकारी संतानें हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तुम नहीं मान रहे हो? क्यों धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर में कार्रवाई नहीं होगी? तो ये अभी इतना सब हो गया है, आप लोग आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, ज्ञापन भी दिए और एफआईआर दर्ज करने की बात की, तो क्या लगता होगी एफआईआर दर्ज? देखिए, एक बार और पुनः मैं आपको बता देता हूं, ये भारत का संविधान है। क्या बोलता है? हम भारत के लोग प्रबुद्ध संपन्न पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष समाजवाद, है ना, तो तमाम बातों को कौन बोलता है? हम भारत के लोग। तो इस भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोग जिस दिन जाग जाएंगे, है ना, उस दिन जो है इस भारत देश की शांति, भारत देश की अस्मिता, भारत देश के जो धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष की बात करती, समाजवाद की बात करती, उसको तोड़ने वाली ताकतें खत्म हो जाएंगी। तो अभी आदिवासियों की बात आ रही है, ठीक है, तो इस पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नाम आया। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जो है हिंदू विरोधी ताकतों के द्वारा फंड दिया जाता है और वो जो है रामायण जलाना, राम विरोधी है, तमाम जो बातें करते हैं। तो जो चुनाव आयोग है उसको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो दस्तावेज है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो फंडिंग मिलती है ना, जो ऑडिट होती है, उस ऑडिट रिपोर्ट की जांच कर ले, है ना, और भारतीय जनता पार्टी के जो फंड मिलता है उस ऑडिट रिपोर्ट की जांच कर ले, तो विदेशी फंड किसको मिल रहा है अभी पता चल जाएगा। कांग्रेस के तुम ऑडिट रिपोर्ट जांच कर लो, विदेशी फंड किसको मिल रहा है अभी पता चल जाएगा। अभी तो बीच में कितना बवाल हुआ था, आम आदमी पार्टी के पास में फंडिंग है, भारतीय जनता पार्टी के पास में फंडिंग है, कांग्रेस के पास में फंडिंग है, और तमाम जो क्षेत्रीय दल बने हुए हैं उनके सबके पास में विदेशी फंड आ रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास में कोई फंड नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज तक 32 सालों से जो चल रही है, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम की विचारधाराओं से चल रही है। एक मुट्ठी चावल और 10 रुपए में गोंडवाना का महाकल्याण, महिला जागो भट्टी तोड़ो गोंडवाना बैंक खोलो, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार जो है स्व सहायता समूह बना रही है, जो अभी क्या बोलते हैं सामूहिक विवाह योजना बना रही है। दादा हीरा सिंह मरकाम ने इससे पहले सामूहिक विवाह योजना बना के दी, और जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 3 विधायक आए थे मध्य प्रदेश से, एक विधायक आया था महाराष्ट्र से, एक विधायक था छत्तीसगढ़ से, तो 5 विधायक थे। उन 5 विधायक के दम पे सड़क से लेकर सदन और सदन से लेकर न्यायालय में जो लड़ाई लड़ी, उसके माध्यम से 2005 में वन अधिकार अधिनियम कानून पर पट्टा मिला। उस समय में भी जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को तोड़ने के लिए परिसीमन कर दिया। जहां घनसौर विधानसभा सीट थी, वहां से राम गुलाम उइके जी विधायक थे 2003 में। आपका क्या बोलते परसवाड़ा से जो क्या नाम था दरबू सिंह उइके जी विधायक थे। आपके अमरवाड़ा से मनमोहन साहब भट्टी जी विधायक थे। तानाखार से दादा हीरा सिंह मरकाम जी विधायक थे। और ये महाराष्ट्र से चले जाओ तो गढ़चिरौली से जो वहां पे एक विधायक था हमारा। ऐसे 5 विधायक के माध्यम से जो कार्य उन्होंने किया, तो कांग्रेस और भाजपा को डर लगने लगा, तो उन्होंने परिसीमन करके जो है पूरा जो आदिवासी बेल्ट था, जहां पे ज्यादा वोटर था, वहां पे सामान्य वर्ग को जोड़ दिया।
तो ये षड्यंत्र जो है फिर से इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पालीताना खार से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक है वर्तमान में, और उन्होंने, मैं क्योंकि छत्तीसगढ़ गया था, उन्होंने जो है छत्तीसगढ़ की विधानसभा में क्वेश्चन लगाया कि जो विस्थापन हुआ है, विस्थापन में जो आपने कोयले से विस्थापन किए हो, जंगल से वो क्या बोलते हैं नेशनल पार्क बनाकर विस्थापित किए हो, तो उनका पुनरावास आपने कहाँ किया है, उसका डाटा दो ना। पुनरावास नीति आपने कहाँ बनाई है, कहाँ पे तुमने वो किया है। दूसरा चीज 275 की जो ट्राइबल मत का राशि है उसके लिए पत्राचार दिया था, तो मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा भवन जला है उस पर किसी विधायक सांसद ने नहीं बोला आज तक। क्या कोई मंत्रालय जलता है मंगेश भाई? है जब तुम मंत्रालय को नहीं बचा पा रहे हो, सही बात, तो फिर आप देश को क्या बचाओगे, मध्य प्रदेश को क्या बचाओगे? लेकिन देश की जनता को जो है मालूम है, और देश की जनता जो वोट करती है, लेकिन ईवीएम के माध्यम से उनके वोट को जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये हर जनता जान रही है, जनता के ऊपर में आक्रोश है, लेकिन क्या करे, हिटलर बैठा है। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा सबसे बोलता है कि आप सहमत हो, तालियां बजा के समर्थन ले लेता है। अच्छा, ये कभी बात ये भी आ रही है कि फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी का बहुत बड़ा एक कथा का आयोजन करने वाले हैं। देखिए, मैं 140 करोड़ देशवासियों में से जो 10 करोड़ की आबादी दिखाते हैं, कितने करोड़ की मंगेश भाई? 10 करोड़ की आबादी आदिवासियों की। मैं सभी आदिवासी भाइयों से एसटी, एससी और ओबीसी जो 85% भाई हैं, उन सभी से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, राधे श्याम का कोड़िया उलगुलान करने की मांग करता हूं कि आप जो है ऐसे विधायक, सांसद जो आरक्षण के माध्यम से चुनकर जाते हैं और अपनी संस्कृति, संस्कार, अपने जल जंगल जमीन, अपने क्षेत्र की रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे विधायक, सांसद चाहे वो किसी भी दल के हों, बिल्कुल वोट मत दीजिए। ये फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने पिछली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो आप आंदोलन कर रहे थे, उग्रवादी शब्द का इस्तेमाल यूज किया था, याद है आपको? अरे भाई साहब, आप ही बताइए, जो सांसद विधानसभा में हार गया हो, लोकसभा में कैसे जीतेगा? ईवीएम कैसे जीतेगा? ईवीएम। यदि इतना लोकप्रिय नेता होता हमारा फग्गन सिंह कुलस्ते है, तो इनको तो अपनी धर्म संस्कृति, जैसे गोंडवाना संस्कृति, गोंडवाना उत्सव हो गया, और पहले आदि उत्सव होता था, अब तो आदि उत्सव तो भी कुछ सालों से देखने भी नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजों का प्रचार प्रसार करना चाहिए, और अभी वो ऐसे पद पे ही बैठे हैं तो ये सब करके अगर ये इस तरह की कथा कराएंगे तो इससे आदिवासियों को क्या लाभ मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा? सबसे पहले पूरे भारत देश के जितने भी आदिवासी हैं, एसटी हैं, वो गोंड, प्रधान, भील, भिलाला, बैगा, भारिया, तमाम जो जातियों में 800 कुछ जातियों में बटे हुए हैं, वो एक हो जाए, क्योंकि इन्होंने खुद बोल दिया है बटेंगे तो कटेंगे। है भाई, कम से कम भारतीय जनता पार्टी कुछ संदेश दे रही, तो उसी से तो सीख लो रे भाई। है, अब काहे बट रहे हो भाई भाई, क्यों लड़ रहे हो? छोटी छोटी जमीन के लिए भाई भाई लड़ रहे हैं। है, तुम्हारा भारत देश ही तुम्हारा है, और ये जो विधायक सांसद चुन के गए तुम्हारी जमीन को नहीं संरक्षित कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, तो 13(3) का के तहत पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा बनाए, और ऐसे लोगों जो हमारी धर्म, संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज, नैंग सैंग, जो हमारे पुरसीना नैंग, मंडमिंग नैंग और साइना नैंग से छेड़छाड़ करते, जो हमारे फड़ा पैन बड़ा देव से छेड़छाड़ करते हैं, इन लोगों को जो है सबक सिखाने की जरूरत है। तो ये छोटी सी पेशकश थी, आपको कैसी लगी हमें बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा। क्योंकि मंगेश भाई, अभी आप समापन मत करिए, अभी मैं आपको एक बहुत गहरी चीज बताने वाला हूँ, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन जो है आपकी जहन में नहीं उठा, मैं उस विषय में बता देता हूँ। जो कमला मराबी है, उसको प्रपोज किया गया है। किस बात के लिए? आदिवासियों की संस्कृति, संस्कार में टारगेट करने के लिए। ठीक है, और प्रपोज किसने किया है, किसने तैयार किया है, इसके पीछे की कहानी को मैं बता दूं। बताइए अगर आपको ठीक है, पता हो। मैं बिल्कुल, क्योंकि कमला मराबी के गांव में हम लोगों ने जो है महापंचायत की है, हमारी पूरी टीम गई थी, महापंचायत की है। मंडला में हमने 30 तारीख को जो है प्रेस वार्ता रखी थी, वहां पे मेरे पास है वीडियो, मैं आपको दे दूंगा। वहां पे हमारी पूरी भूमिका संघ की टीम गई थी, महापंचायत रखी, तो वहां से उनको पता चला कि कमला मराबी 6 महीनों से गांव में नहीं है।
ठीक है। और 6 महीने पहले जो है कमला मरावी के द्वारा में आर्थिक कुछ घोटाला किया गया था, जो आरएसएस की कुछ इकाइयों में वो काम करती थी, जो सोशल इकाइयां हैं आरएसएस की, उस आरएसएस की इकाइयों में काम करती थी। जैसे अभी आदिवासियों को बनवासी बोल दिया, बनवासी सेवा मंडल बनाया उन्होंने, ऐसी बहुत सारी चीजें बनाई है, लिस्ट निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो उसके माध्यम से वो काम करती थी। और वो अभी जब हम ये गए वहां पे तो पता चला वो अभी इंदौर में रहती है, उसके पति भी बाहर है, वो भी बाहर है ना। और गांव वालों ने बैठक करके जो महासभा बैठी है, महापंचायत जिसको बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी महापंचायत है, आप पढ़िएगा उसको। तो महापंचायत बहुत बड़ी होती है जो पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा से चलती है। तो उन्होंने जो है उनका गांव निकाला कर दिया है, गांव से निष्कासित कर दिया है। इस घटना के बाद गांव से निष्कासित कर दिया है। और आने वाले समय में हमने जो है जो 3 लोगों के ऊपर में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। नंबर 1 धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को विदेशी फंडिंग आ रही है उसकी मांग की। तो हमने जो है उनके ऊपर में झूठा आरोप लगाते हुए और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो राजनीतिक छवि है, जो हर अन्याय अत्याचार के प्रति लड़ती है, जो जल जंगल जमीन में विस्थापन के प्रति लड़ती है, जो भ्रष्टाचार के प्रति लड़ती है, ऐसी स्वच्छ पार्टी को जो है बदनाम करने का, विदेशी फंड देने का, विदेशी ताकतों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी मांग की है। दूसरा चीज कमला मरावी के ऊपर हमने मांग की है, कमला मरावी के ऊपर में भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज होकर कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने सामाजिक तौर पे तो कर दिया है, लेकिन कानूनी तौर पर भी होनी चाहिए। कानूनी तौर पर जैसे उन्होंने इस देश की शांति को भंग करने के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ना, उसके प्रति, क्योंकि दादा हीरा सिंह मरकाम ने उलट पुलट कर दिया। मतलब दादा हीरा सिंह मरकाम कोई नाम नहीं है, दादा हीरा सिंह मरकाम वर्तमान का ब्रांड एम्बेसडर है। वर्तमान में दादा हीरा सिंह मरकाम अपनी संस्कृति संस्कार, ये जो पीला गमछा लेके बैठी है, इसको देने वाला है। दादा हीरा सिंह मरकाम जो पहले चलता था बीच में, राम 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 सब बोलते थे, लेकिन आदिवासियों का भी सम्मान होना चाहिए, आदिवासियों की कोई संबोधन भाषा होनी चाहिए। तो उन्होंने सेवा जोहार जो पुरखों से बोलते थे, जब हम खेरोदाई में जाते थे तो क्या कर रहे भैया, सेवा करें। तो उस सेवा को, इस संस्कृति संस्कार को, अपनी 5वीं अनुसूची को और उनके हक अधिकारों को जो जगाया, जो आज भारत देश में जो जागरूकता फैली है, तो दादा हीरा सिंह मरकाम, मोती रामन कंगाली, सुरेंद्र सिंह ताराम, इन लोगों की पूरी टीम के द्वारा पूरा कार्य किया गया। और अभी वर्तमान में भी उनके सुपुत्र के द्वारा बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। वहां पे जन समस्या समाधान शिविर लगा रहे हैं, उसके माध्यम से हर एक मतदाता भाई की समस्याओं को सुन रहे हैं, विस्थापन की समस्याओं को सुन रहे हैं। और इसीलिए तो डर रही है ना भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए तो डर रही है। अब उसके ऊपर तीसरा चीज है, तीसरा एफआईआर किसके ऊपर होना चाहिए, जो यूट्यूबर, जैसे आज मंगेश भाई आप इसको डालोगे, है ना, तो भाई आप इस चीज को देखोगे ना कि भाई देश की शांति भंग ना हो,